तो यूकेपीएससी का आपने न्यू सिलेबस देख लिया होगा। तो उसमें देखिए हिंदी पूरे 25 नंबर की आने वाली है। आगामी एग्जाम जो कनिष्ठ सहायक है उसमें हिंदी पूरे 25 नंबर की आएगी, जिसमें सिर्फ व्याकरण होगा। लिटरेचर अब हटा दिया गया है। व्याकरण से हमें पूरे 25 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक दिए गए हैं। 15 टॉपिकों से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए अभी 15 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो हम डेली डेली एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें हम 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम स्वर एवं व्यंजन एवं स्वर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णमाला होती है वो होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ओ। ओ क्या नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला है, हिंदी में ध्वनियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 2 प्रकार की। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर ये सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर ये होते हैं 3 प्रकार के। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जो एक से अधिक वर्णों का मेल होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हमारा स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर हैं, तो इनमें से देखिए दीर्घ स्वर कौन से होंगे? तो देखिए ई है, बड़ी ई, ए, आई, ये सब क्या है? ये है हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विपरीत स्वर है। तो अर्ध विपरीत स्वर क्या होते हैं? अर्ध विपरीत स्वर इनमें से देखिए आई है, अ है, औ है, ये सब क्या है? अर्ध विपरीत स्वर हैं। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिन रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उनको बोला जाता है लिपि। ठीक है, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उनको जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं लिपि। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये जो ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत क्या है? ये सब हैं हमारे स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं और प्लुत स्वर हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? मतलब जो कंठ और तालव्य दोनों से निकलता है, तो वो स्वर कौन सा है इनमें से? वो हो जाएगा हमारा ए। देखिए ए को बोलने में हमें कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और तालव्य का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये कंठ तालव्य स्वर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इनमें से बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? ये है हमारा बी व शी दोनों, मतलब आ और ओ, ये दोनों क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए ऊ, जो बड़ा ऊ है, ये क्या नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी देखिए आई है, ए है, ओ है, ये सब क्या है? संयुक्त स्वर हैं। अगला देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जो जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा विपरीत स्वर। ठीक है, विपरीत स्वर उसको बोला जाता है। अगला है, अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो अक्षय ध्वनि आती है हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, ये व्यंजन के अंतर्गत आती है। अब अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है हमारा 13। ठीक है, 13 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा स्वर नहीं होगा? काफी सिंपल है, जौ नहीं होगा। जौ क्या होगा? व्यंजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? ठीक है, इसमें से पश्य स्वर है कौन सा? ये होगा हमारा आ। आ क्या है? पश्य स्वर।
पश्च स्वर या पार्श्व स्वर ये क्या होते हैं, जिनको बोलने में मतलब हमारे पीछे से आवाज निकलती है, ठीक है, मतलब मुंह के पीछे से आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं पश्च स्वर। अब देखिए इसमें ब बोल रहे हैं सिंपल है, ढ ज ये सिंपल बोले ना, आ बोल रहे हैं तो पीछे से जोर लग रहा है, तो इसको बोलेंगे पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो वर्ण स्वर कौन सा होगा इनमें से, ये हो जाएगा हमारा ऐ। ऐ क्या होगा, वर्ण स्वर होगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो इनमें से री स्वर किस में नहीं होगा, इसमें देखिए आज, आज में री नहीं आ रहा, बाकी कृष्ण क्री आ रहा है ना, री आ रहा है, कृपा में भी री आ रहा है, दृष्टि में भी री आ रहा है, लेकिन आज में री नहीं होगा, काफी सिंपल है। ध्वनि स्वर के प्रकार हैं, तो ध्वनि स्वर के क्या प्रकार हैं, इसके प्रकार हैं देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये सभी, तो उपयुक्त तीनों क्या होंगे, स्वर ध्वनि के प्रकार होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा य, ठीक है, य क्या होगा, अर्धस्वर होगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो जो वर्ण शब्द है इसका अर्थ नहीं होता है, इसमें से वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होगा हमारा आकाश। बाकी वर्ण को अक्षर बोल सकते हैं, वर्ण रंग भी होता है, वर्ण जाति भी होती है, लेकिन आकाश नहीं होता है। अगला है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो देखिए इसमें री स्वर का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुआ है रिवाज में, ठीक है, रिवाज में सिंपल र आता है, री नहीं आता है, बाकी कृष्णा में, दृष्टि में, कृपा में री आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा ई, ठीक है, छोटी ई। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो इनमें से अर्धस्वर होगा हमारा य अर्धस्वर होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो उ किस प्रकार का स्वर होता है, ये होता है हमारा समृद्ध स्वर। अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। जो पाणिनीय शिक्षा है इसमें ध्वनियों के वर्गीकृत करने के लिए जो 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे हमारा स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, जो मात्रा स्वर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है समरूप ग्रेफीम, ठीक है, समरूप ग्रेफीम इसको बोला जाता है, जो क्या होते हैं, मात्रा स्वर होते हैं, ठीक है। अगला है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन ध्वनियों के संयोग से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है, उनको बोला जाता है हमारा स्वनिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, ये है हमारे 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको बोला जाता है वर्ण। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है, ये होता है अग्रभाग, ठीक है, जैसे ई बोल लेना, ई में अग्रभाग लग रहा है जीभ का। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो जो प्रसन्नता शब्द है इसमें कौन सी ध्वनि होगी, ये होगी हमारी युग्मक ध्वनि, ठीक है, युग्मक ध्वनि होगी प्रसन्नता में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। जो हिंदी के स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, इनके जो 5 वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन, ठीक है, इनको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है, तो देखिए इनमें से कौन महाप्राण होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ठ क्या होगा, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, जो क्या होते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए ट वर्ग में जाएंगे तो ट के बाद ठ, मतलब ये दूसरा वर्ण है, तो दूसरे वर्ण को बोला जाता है महाप्राण, तो ठ क्या हो जाएगा, इसमें से महाप्राण हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कहलाता है, तो दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, ये अभी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है, तो सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी, इसमें से ये हो जाएगी हमारा घ क्या होता है, सघोष महाप्राण होता है। काकल्य वर्ण कौन सा है, तो इसमें से काकल्य वर्ण कौन सा होगा, तो काकल्य वर्ण हो जाएगा हमारा ह।
ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए और आई वर्ण होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा, वो होता है हमारा कंठ। ठीक है, ग कंठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी है ये देखना है हमें। तो देखिए क ख, ये क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये होता है हमारा कंठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये है हमारा कंठ तालव्य। ए बोलते समय कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग होता है, तो ये कंठ तालव्य ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ्य। व बोलते टाइम हमें दांतों का प्रयोग दंतों और ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको दंतोष्ठ्य बोला जाता है। ठीक है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु किस वर्ग का उच्चारण होता है? ये होता है हमारा ऐ का। ऐ बोलते टाइम हम कंठ और तालु का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियां हैं। तो हिंदी की कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ये हो जाएगा हमारा ह को बोला जाता है कंठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो इनमें से देखिए कंठ ध्वनियां कौन सी होंगी? ये हो जाएंगी हमारी क ख। ठीक है, क ख क्या है? हमारी कंठ ध्वनियां हैं। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण, कंठ और ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें से? ये होगा हमारा औ। औ को बोलने में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा होगा इसमें से? ये होगा हमारा उह। दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ्य ध्वनि इसमें से हो जाएगी हमारी व। ठीक है, व को बोलने में दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है? तो ओष्ठ्य इसमें से कौन सी नहीं होगी? ये हो जाएगी हमारी त। त क्या नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है। त का प्रयोग हम किससे करते हैं? तालु से करते हैं। ठीक है, तालु से त का प्रयोग होता है, तो ये ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बोल सकते हैं, जैसे ना ऑक्सीजन, और जैसे कॉफी में लगता है। ठीक है, कॉफी ऐसे करके। तो जो होता है, का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो ये जो का उच्चारण स्थल होता है, ये होता है हमारा कंठ ओष्ठ। ठीक है, इसको कंठ ओष्ठ से इसको बोला जाता है। औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो जो औ है ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ये है हमारे कंठोष्ठ्य, मतलब कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं औ। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इनमें से कौन से वर्ण ऐसे हैं जो ओष्ठ नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा आ का उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की ब ध्वनि है। जो हिंदी की ब ध्वनि है वो कहाँ से बोली जाती है? ये बोली जाती है हमारी ओष्ठ्य से। ठीक है, ओष्ठ्य ध्वनि होती है ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की म ध्वनि है। जो म ध्वनि है ये कहाँ से बोली जाती है? ये बोली जाती है हमारी ओष्ठ्य से। तो ये ओष्ठ्य ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि वो व ध्वनि है। जो व ध्वनि है ये कहाँ से बोली जाती है? ये भी दंतो ओष्ठ से बोली जाती है। ठीक है, दंतो और ओष्ठ का प्रयोग होता है व बोलने में। सौ किस प्रकार के वर्ण है? जो सौ है ये किस प्रकार के वर्ण है? तो ये हो जाएंगे हमारे मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, मूर्धन्य से इसको बोला जाता है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ये है हमारा ओष्ठ्य। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ 60+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हिंदी के चैप्टर 1 से है रिलेटेड। तो इनमें से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।